और श्याम बिहारी जायसवाल जी। कृपया मंच पर पधारे। जोरदार तालियों के साथ तीनों मेहमानों का स्वागत कीजिए और उनके साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगी और सेशन को होस्ट करेंगी हमारी सहयोगी पूजा सचदेवा। धन्यवाद आस्था। प्लीज सर। टंकराम वर्मा जी, लक्ष्मी जी और श्याम बिहारी जी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 के इस मंच पर। एक बार फिर से जोरदार तालियां बजा दीजिए। और इस पैनल में 2 पुरुष 1 महिला, तो शुरुआत मुझे लगता है मुझे लक्ष्मी जी से ही करनी चाहिए। लक्ष्मी जी, पहली बार आप विधायक बनी, पहली बार आपको मंत्री बना दिया गया। छत्तीसगढ़ की कैबिनेट में आप इकलौती महिला मंत्री हैं, सबसे युवा मंत्री हैं आप। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके कंधों पर, क्योंकि प्रदेश की सभी महिलाएं आपको देख रही हैं कि आप प्रदेश के लिए, उन महिलाओं के लिए क्या कर रही हैं। बताइए, क्या किया पिछले 1.5 साल में? सबसे पहले तो मैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं कि आज मुझे यहाँ पे आमंत्रित किए हैं। इन 1.5 सालों में मैंने नहीं, मेरे विभाग में बहुत सारी योजनाएं हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से आए हुए हैं, जिसको धरातल पे पहुंचाने के लिए हमारा विभाग और यहाँ तक कि मैं भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। महिलाएं सशक्त के साथ साथ आत्मनिर्भर बन रही हैं। और आपने एक बात कहा कि कम उम्र की विधायक भी और 11 मंत्रियों में एक महिला मंत्री, तो ऐसे हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए 33% आरक्षण लागू कर ही दिए हैं। और महिलाएं आज एक ही क्षेत्र नहीं, हर क्षेत्र महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। तो मैं मानती हूँ कि आज पहले की स्थिति और अब की स्थिति में बहुत बदलाव आ गया है। महिलाएं आज, एक उदाहरण दूंगी, अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चला तो महिलाओं की संख्या जो जनप्रतिनिधि चुन के आई हैं, छत्तीसगढ़ ही ऐसा राज्य है जिसमें सबसे अधिक महिलाएं चुन के आई हैं। तो कहीं ना कहीं महिलाओं की भागीदारी वो हर क्षेत्र में बढ़ती आ रही हो, चाहे जनप्रतिनिधि के रूप में हो, चाहे और किसी रूप में है। तो महिलाओं की भागीदारी दिन और आप उसका उदाहरण है कि महिला सिर्फ चूल्हा चौखा तक सीमित नहीं है। महिलाएं जब आए तो प्रदेश की कमान तक संभाल सकती हैं। आप उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। टंकराम वर्मा जी, आप क्योंकि देखिए बलौदा बाजार से चुनने वाले पहले मंत्री हैं कि कोई बलौदा बाजार से विधायक मंत्री बने हैं। और राजस्व विभाग आपके पास है, खेल विभाग आपके पास है। राजस्व विभाग एक ऐसा विभाग है जिसको लेकर सबसे ज्यादा कहा जाता है कि इस विभाग में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। तो आपकी जिम्मेदारी वैसे ही बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पिछले 1.5 सालों में राजस्व विभाग में क्या क्या बदलाव हुए हैं कि पारदर्शिता लोगों के सामने हो? देखिए, सबसे पहले न्यूज 18 को धन्यवाद। और बलौदा बाजार से पहले बार जो मंत्री बने हैं उसके लिए हमारे केंद्रीय नेतृत्व और हमारे प्रदेश के नेतृत्व के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझको ये बड़ी जिम्मेदारी दी है। और मेरा कोशिश रहता है कि जो जिम्मेदारी पार्टी ने और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है उसको निष्ठापूर्वक ईमानदारी के साथ मैं काम करूं। हमने 17-18 महीने के इस अवधि में राजस्व विभाग में हमने बहुत से काम किए हैं। जो लोगों की धारणा है, जैसा आपने कहा कि ये राजस्व विभाग में बहुत विवाद रहता है और लोगों की मानसिकता सकारात्मक नहीं रहती, नकारात्मक रहती है। तो हमने राजस्व विभाग में पारदर्शिता लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में बहुत से सुधार किए हैं। जैसे हमने राजस्व विभाग में अधिकांश जो है नामांतरण, सीमांकन, बटांकन, फौती, ये सब विवादित के मामले रहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने इसका समय निर्धारित किया है, एक टाइम का, कि हर काम कितने दिन में होना चाहिए। इसका निर्धारण किए हैं कि भाई जिसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं है वो ऐसे सभी प्रकरण 3 महीने के अंदर हो, और जिसमें विवादित है किसी भी विषय में वो 6 महीने के अंदर हो। यदि इसमें किसी तरह का अधिकारी के द्वारा टाल मटोल किया जाता है या समय अवधि में काम नहीं होता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है।
और दूसरा हमने संशोधन लाया है, जैसे पेपरों में आता है कि भारतमाला प्रोजेक्ट में इतना लंबा भ्रष्टाचार हुआ और मुद्दा बना हुआ है, और ये सही है। हमने स्वीकार किया है कि पिछली गवर्नमेंट में जो भारतमाला में, हालांकि योजना केंद्र सरकार की है, पर यहाँ पे राज्य सरकार में जो तत्कालीन सरकार थी, उन्होंने भारतमाला प्रोजेक्ट में बहुत बड़ी मुआवजा पर्यटन में, भू अर्जन में उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। तो ऐसे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हमारी सरकार ने नई एक पॉलिसी बनाई है, जिसमें यदि कहीं पे भी राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की कोई प्रोजेक्ट आती है, कोई योजना आती है, तो योजना आने से पहले उस जमीन को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा कि किसी भी तरह की वहां पे खरीदी बिक्री सीमांकन बटांकन नहीं होगा। तो ये भूमाफिया से बचाने के लिए बहुत बड़ा, क्योंकि कई मठ मंदिर ऐसे हैं जिनकी जमीनों पर भूमाफियाओं का कब्जा है और लोगों की बहुत शिकायत रहती है कि उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए, जो भूमाफिया जो है गलत तरीके से किसानों की जमीन को खरीद करके, किसान बेचारे भोले भाले रहते हैं, उसको पता नहीं रहता है कि यहाँ से रेल लाइन जाने वाली है, यहाँ से सड़क जाने वाली है, यहाँ पे फैक्ट्री आने वाली, उसको पता ही नहीं रहता। इन लोगों को पता रहता है बहुत पहले से, तो उनके जमीन को खरीद लेते हैं और उसको कई टुकड़े में बांट करके कई गुना वो लोग भूमि अर्जन उसका राशि लेते हैं। लेकिन विपक्ष कहता है कि सरकार के संरक्षण के बिना तो ये हो नहीं सकता। नहीं, देखिए, इसमें सरकार का कोई संरक्षण नहीं रहता है, इसीलिए तो सरकार ने नई पॉलिसी लाई है कि किसान ठगे मत, उनको मुआवजा मिले, उनकी जमीन बिके मत, इसीलिए नई पॉलिसी लाए हैं। और दूसरा देखिए, जियो रेफरेंसिंग का काम चल रहा है, आजकल सब ऑनलाइन हो गए हैं। आप अपने मोबाइल में अपने नक्शा, अपने खसरा को डायल करिए, आपको पूरी संपत्ति का विवरण निकल जाएगा। तो और दूसरी बड़ी बात, नामांतरण के लिए लोग घूमते थे, नामांतरण के लिए समय, शक्ति, पैसा सब लगता था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे और वित्त मंत्री जी के सहयोग से हमारे पंजीयन का वो मंत्री है, रजिस्ट्री के साथ नामांतरण कर दिए, जैसे ऑनलाइन हो जाएगा। ऑनलाइन हो जाएगा। क्या बात है, इसके लिए तालियां बजनी चाहिए। वाकई लोगों को बहुत चक्कर काटने पड़ते थे, कोर्ट कचहरी, और लंबा समय, पैसा सब खराब होता था, और अब ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो चुकी है। मैं आपके पास लौट रही हूँ। श्याम बिहारी जी, स्वास्थ्य का जिम्मा आपके पास है, और कोई भी प्रदेश, कितनी भी वेल्थ हो, पैसा हो, किसी भी इंसान के पास कितना भी पैसा हो, लेकिन अगर अच्छा स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ काम का नहीं है, किसी काम का कुछ भी नहीं रह जाता। आप किसान परिवार से आते हैं, एक बहुत ही नॉर्मल से बैकग्राउंड से आपने पढ़ाई की, अपनी उच्चतर विद्यालय की जो आपने शिक्षा ग्रहण की, उसके बाद आप आगे बढ़े। लेकिन अब क्योंकि आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, सरकारी अस्पतालों पर लोगों का भरोसा अक्सर बहुत कम होता है, क्योंकि जो वहां की स्थिति होती है, परिस्थितियां होती हैं, वो अच्छी नहीं होती, ऐसा लोग मानते हैं। आप 1.5 साल से, क्योंकि अब सरकार में है, कितनी व्यवस्थाएं चेंज हुई हैं सरकारी अस्पतालों की? सबसे पहले तो न्यूज 18 परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस मंच पर हमें आमंत्रित किया, और निश्चित रूप से आपने जो प्रश्न किया, वो जितने भी आप प्रश्न पूछेंगे उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं जब से इस विभाग को संभाला हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य विभाग की जिम्मा मुझे दी है, ये समझने का ही मैं शुरू से प्रयास कर रहा हूं कि आखिरकार में सरकारी हॉस्पिटलों में अगर 100 लोगों से ऑप्शन दे दिया जाए कि आप इस हॉस्पिटल में इलाज कराएंगे, साथ में सरकारी और प्राइवेट रहें, तो 99 लोग चयन करेंगे कि मैं प्राइवेट में जाऊंगा। और उसका सबसे बड़ा मैं कारण जब देखा कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा है, मैन पावर ज्यादा है, सुविधाएं ज्यादा हैं, सारा कुछ होने के बाद, तो जो सबसे बड़ी चीज समझ कर आई कि आम आदमी में सरकारी हमारे हॉस्पिटल हैं उनके प्रति भरोसा नहीं है। अब उसका भी मैं कारण जानने का प्रयास किया, तो जो बातें थी कि हॉस्पिटल में कोई भी आएगा अपनी जान बचाने, चाहे उसको कुछ भी करना पड़े, वो प्रयास करता है। पिछले 5 सालों में हेल्थ डिपार्टमेंट ही पूरा वेंटिलेटर में चला गया था, और मैं आपको बता दूं कि अब जनता का विश्वास सरकारी हॉस्पिटलों के प्रति काफी बढ़ रहा है और स्पीड पकड़ लिया है। उसका उदाहरण मैं मेकाहारा का लेता हूं। मेकाहारा में हमारे पास 700 बेड हैं, वो ही नहीं भरते थे पिछले 5 साल में, और अभी आप जाकर देखिए उससे 2 गुना 1400 लोग होंगे, जो बार बार अखबारों में, न्यूज चैनल में आता है जमीन मरीज पर लेटे हैं। तो चूंकि हम भगा नहीं सकते, इसलिए नीचे जमीन में भी व्यवस्था करते हैं। अब उसके लिए क्या करें, 700 बेड का हम नया हॉस्पिटल स्वीकृत किए हैं, उसकी टेंडर भी हमारी प्रक्रिया जारी है। इसके साथ ही साथ जो आम जनता है उसके लिए जो नीचे के स्तर हैं, चाहे सब हेल्थ सेंटर्स हों
चाहे हमारे पीएचसी हो, सीएचसी हो, उन सभी जगहों में हम निर्धारित समय पर डॉक्टर पहुंचे और दवाइयां जो हैं, एक आभा आईडी है, उसके माध्यम से ऑनलाइन लिखने का काम करवा रहे हैं कि आपने क्या दवाई लिखा, किस प्रकार का लिखा, और वो रिकॉर्ड मरीज के पास रहेगा, वो नंबर देगा तो किसी भी सेंटर में पहुंच जाएगा। मैं जो टर्सरी केंद्रों की बात करूं, जो हमारे 10 मेडिकल कॉलेज हैं, उनको मजबूत करने के साथ साथ अभी तक कुल 10 मेडिकल कॉलेज थे, हमने इन 1.5 सालों में 5 नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए। सुपर स्पेशलिटी की बात करूं तो केवल डीकेएस एक हमारे रायपुर में था, हम बिलासपुर में एक चालू कर दिए, जगदलपुर में 2 महीने के अंदर चालू हो जाएगा, अंबिकापुर में हमारी स्वीकृत है। ऐसे लेकिन जैसे अस्पतालों की संख्या बढ़ रही है, बेड्स बढ़ रहे हैं, मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है, आप देख रहे हैं आए दिन मरीज कोई ना कोई किसी ना किसी वजह से बीमार हो रहे हैं, अस्पतालों में आते हैं, धक्के खाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब अस्पताल बढ़ रहे हैं, बेड्स बढ़ रहे हैं, तो डॉक्टर्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? अगर अस्पतालों के अंदर डॉक्टर नहीं होंगे तो मरीज कहां जाएगा? क्योंकि कई अस्पतालों में डॉक्टर्स ही नहीं है। देखिए, मुझे ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रहा है कि आज छत्तीसगढ़ का ऐसा कोई भी हॉस्पिटल, आप सब भी सुन लीजिए, बस्तर से लेके सरगुजा तक मेडिकल ऑफिसर जो एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं उसकी 100% हमने भर्ती कर दी। पिछले एक हफ्ता पहले एक डॉक्टर्स डे पे 772 डॉक्टरों के हमने नियुक्ति पत्र भी दिया। लेकिन ये जरूर है कि हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभी कम है। विपक्ष कह रहे हैं पद खाली पड़े हैं, पद नहीं भरे जा रहे हैं डॉक्टर्स के, नहीं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जैसा हाँ, आपने जिक्र किया। बिल्कुल, स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमारे पास छत्तीसगढ़ में है नहीं। इसके बावजूद भी हमने विगत 1 सालों में लगभग 250 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को भर्ती किया है और उनकी जो मानदेय और सैलरीज हैं, विशेष रूप से हमारे जो मेडिकल कॉलेज में सरगुजा और बस्तर क्षेत्रों में हम 2 से 2.5 गुना तक बढ़ा दिए हैं, जो हम कॉन्ट्रैक्ट बेड पर उनको रखते हैं। और पीएससी से भी रेगुलर के 232 पद के विज्ञापन जारी कर दिए हैं और लगभग 600 मेडिकल ऑफिसर्स के रेगुलर भर्ती के हम पीएससी से करा रहे हैं। और इतना ही लगभग 2500 जो नर्सेस और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ है उसकी भी भर्ती हम, यानी कि उम्मीद करें कि बहुत जल्दी जो पद खाली पड़े हैं वो भरने वाले हैं, स्पेशली डॉक्टर्स के भी। आप न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता को ये भरोसा दिला रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं उनसे? निश्चित रूप से। मैं तो, आप यहाँ बैठे हैं और जहां तक आपकी तो लाखों की रीच है, सबसे कहता हूं कि कोई भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर अगर तैयार होता है काम करने के लिए हमारे संस्थान में, हम तो उसको 24 घंटे में नियुक्ति पत्र दे देंगे। क्या ये हमारे पास तालियां बजा दीजिए एक बार मंत्री जी के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि ये भरोसा बहुत जल्द कायम होगा और इस भरोसे पर काम होगा। लक्ष्मी जी, अगला सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि महतारी वंदन योजना फ्लैगशिप योजना छत्तीसगढ़ सरकार की और गेम चेंजर साबित हुई है, लेकिन इस योजना को लेकर ये कहा जाता है कि इस योजना के लिए विभाग को इतना बजट दे दिया जाता है कि जो बाकी योजनाएं हैं उनको बजट नहीं मिल पाता। ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं। जब पिछले गवर्नमेंट में कांग्रेस की सरकार थी, निश्चित तौर पे कोई भी गवर्नमेंट जब नया चालू होता है, मतलब चुनाव स्टार्ट होता है, तो सभी सरकार, सभी दल अपना अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं। वैसे ही हमारा भारतीय जनता पार्टी ने भी महतारी वंदन योजना मोदी की गारंटी के तहत ये चालू की है और इसमें समथिंग 8,000 करोड़ महतारी वंदन योजना में चले जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि महतारी वंदन योजना के कारण बाकी योजनाओं में किसी प्रकार की दिक्कतें होती है, बिल्कुल नहीं। जितने भी हमारी महिला बाल विकास की योजनाएं हैं वो स्मूथली चल रहे हैं और उसे और बेटर बनाने के लिए अगर कहीं पे और मतलब दूसरी योजना लाना है या कहीं पे किसी चीज की दिक्कत हो रही है तो हम वो माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके, वित्त मंत्री जी से चर्चा करके हम वो लेते रहते हैं। ऐसा कोई भी बात नहीं है कि महतारी वंदन योजना की वजह से बाकी योजनाएं ठप हो गई हैं। ठीक है सर, अगला सवाल आपसे है, क्योंकि आप शिक्षक भी रहे हैं और एक शिक्षक जब मंत्री बनता है तो अधिकारियों को फटकार लगती है। डांट मारी है आपने कभी? जो काम नहीं करते अधिकारी उनको डांट लगाई आपने? क्लास लगाई है उनकी? देखिए, मेरा मानना है कि जो काम प्रेम से होता है वो डांट फटकार से नहीं होता। प्रेम से सब काम हो रहा है। और मेरा गणित यही रहता है कि हम आपसी प्रेम और सहयोग से काम करें तो लंबा समय तक चलता है।
और हमारा काम जो है, चाहे हम स्पोर्ट्स की बात करें या रेवेन्यू की बात करें, दोनों विभागों में काम जो है अच्छी चल रही है। खेल मंत्री भी आप हैं जी। तो छत्तीसगढ़ के जो युवा हैं उनके अंदर बहुत प्रतिभा है, चाहे खेलों में हो, आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या कोई सरकार की नीति है खेलों को लेकर? देखिए, जब से हमारी सरकार आई है, माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम खेल के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी हमारा 17 महीने का जो कार्यकाल रहा है, पिछले गवर्नमेंट में जो योजनाएं बंद कर दी थी, एक्चुअल में हमारे छत्तीसगढ़ में खेल की नींव डॉक्टर रमन सिंह जी रखे हैं और काफी उसमें काम किए। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या खेल गतिविधि की बात करें, और खिलाड़ियों को अलंकरण समारोह से सम्मानित करने के काम, उसको नगद राशि देने के काम, और शासकीय नौकरी में 2% आरक्षण देने की बात, ये डॉक्टर रमन सिंह जी ने नींव रखी थी और लगातार 2018 तक चली है। कई हमारे खिलाड़ी हैं जिसको छत्तीसगढ़ में नौकरी मिली है। पर जैसे ही सरकार बदली, कांग्रेस की सरकार आई, तो सारे काम काज बंद हो गए। 5 साल में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जब हमारी सरकार आई तो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा थी कि हमारे जो खिलाड़ी हैं बहुत हताश हैं, निराश हैं, 5 साल तक बहुत आंदोलन भी किए हैं। वो लोग अपने मेडल को ठेला में रख करके घुमाए भी हैं शहर में और मुख्यमंत्री के यहाँ प्रदर्शन भी किए हैं। तो हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा थी कि उनको उनका अधिकार दिया जाए। जैसे ही हम आए 2023 में, सबसे पहले हमने 2 साल के उनके अलंकरण को दिए वापस, फिर 2 साल, माने 5 साल के गैप को हमने 4 साल के अलंकरण समारोह आयोजित करके उनको सम्मान दिए, उनको राशि दिए। और इस साल आने वाले 29 अगस्त जो खेल दिवस है, उसमें हम उसके पुराने साल का 1 साल का और हमारे नया साल का 2 साल का एक साथ फिर अलंकरण समारोह करेंगे। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि उत्कृष्ट खिलाड़ी का चयन उन्होंने किया ही नहीं। हमने इस बार उत्कृष्ट खिलाड़ी सूची घोषित करने के प्रयास में हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि 29 अगस्त को खेल दिवस के अवसर पर हम उत्कृष्ट खिलाड़ी की सूची घोषित करेंगे और उनको शासकीय नौकरी में जो 2% आरक्षण मिलता है उनका लाभ मिलेगा। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को इंतजार रहेगा आपकी उस मेरिट लिस्ट का, आप इस मंच के जरिए क्योंकि बताकर जा रहे हैं। मैं आपके माथे का तिलक देखकर मुझे ध्यान आया कि आप बहुत मधुर गाते हैं और कथा में आप जाते हैं, राम कथा में, और मैंने आपके गीत कई सुने भी हैं। मैं आपसे गीत जरूर सुनूंगी। एक सवाल उनसे पहले मैं श्याम बिहारी जी से पूछ लेती हूँ, फिर मैं आपके पास आऊंगी। आप तब तक तैयार कर लीजिए कि आप कौन सा भजन सुनाने वाले आज हमारे दर्शकों को। श्याम बिहारी जी, CGMSC घोटाला, EOW ने जांच की, सब कुछ हुआ, कार्रवाई हुई, लेकिन आज भी CGMSC में दवा की गुणवत्ता को लेकर, कि मेडिसिन की जो क्वालिटी है उसको लेकर सवाल उठते हैं। देखिए, CGMSC में रीजेंट घोटाला को लेकर हमने आप सबके सामने ही EOW में जांच में दिया। उसके जो सप्लाई करता है वो जेल में है, कई अधिकारी जेल में हैं। और आपको मैं बता दूं कि हम लगातार जब से हम आए हैं एक ऐसी प्रणाली बना दी है कि कोई भी दवाई हो या उपकरण हो, वो पहले आता है, फिर गुणवत्ता की जांच होती है, इसके बाद हम भेजते हैं। इसके बावजूद भी अगर वो रैंडम लाट में नहीं पकड़ा गया तो बीच में जहां जहां शिकायत आती है तो उसको हम जांच करते हैं। और जांच के बाद ऐसा नहीं कि कुछ नहीं करते, हमने 1 दर्जन सुपर कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है, उनके भुगतान रोक दिए हैं और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए जो भी दोषी अधिकारी कर्मचारी उन पर हमने कार्रवाइयां भी की हैं। चूंकि पिछले सरकार के समय से जो खरीदे हुए कई दवाई हैं, रीजेंट हैं, जिनकी गुणवत्ता को लेकर बातचीत आ रही है, तो उस पर हम कर रहे हैं। और हम लगातार CGMSC के माध्यम से जो खरीदी हो रही है उसकी गुणवत्ता, क्वालिटी और सारे उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। क्योंकि चलिए हम भी यही उम्मीद करते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य से खिलवाड़, मुझे लगता है कि आप इतने बड़े मंत्री हैं, एकदम बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। और लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी सभी दवाएं, सभी उपकरण, अस्पताल बेहतर स्थिति में मिले, यही हम उम्मीद करते हैं आपसे भी। टंकराम वर्मा जी से भजन कौन कौन सुनना चाहते हैं, एक बार हाथ खड़ा करके बता दीजिए प्लीज। टंकराम वर्मा जी से, वो कह रहे हैं जब तक सभी के हाथ खड़े नहीं होंगे तब तक भजन नहीं गाएंगे। एक बार हाथ खड़े करके बता दीजिए, क्योंकि बहुत लोग आपको टीवी के माध्यम से इस वक्त देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ की पूरी जनता, प्लीज। देखिए, मैं एक चीज बताना भूल गया था कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने खेल को प्रोत्साहित करने के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा की है कि जो बच्चे ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आते हैं उनको 3 करोड़ रुपए का पुरस्कार। क्या बात है।
और जो सिल्वर लेके आते हैं उनको 2 करोड़ का पुरस्कार, और जो कांस्य लेके आते हैं उसको 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार। ये इतनी बड़ी धनराशि की घोषणा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने युवाओं प्रति उनको प्रोत्साहित करने के लिए किया है। और मैं आज भजन और छत्तीसगढ़ी गीतना का गा करके मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री की जो भाव है इस छत्तीसगढ़ के लिए उनको मैं प्रकट करना चाहता हूं। मर के देव लोक झन जाते मर के देव लोक झन जाते कहूँ जन्म झन पाते छत्तीसगढ़ ला छाँव करे बर मैं छानी बन जाते हूँ छत्तीसगढ़ ला छाँव करे बर मैं छानी बन जाते हूँ बैला होते नांगर के मैं बैला होते नांगर के मैं माटी होते मैं धनहा के लइका होते किसनहा के लाठी बन जाते सियनहा के खेत कमाए छूटे पसीना खेत कमाए छूटे पसीना के पानी बन जाते छत्तीसगढ़ ला छाँव करे बर मैं छानी बन जाते हूँ। ये हमारे मुख्यमंत्री जी के कल। क्या बात है, बहुत ही सुरीला, बहुत सुरीला मंत्री जी, बहुत सुरीला। अच्छा मुझे बताइए, मुख्यमंत्री जी ने आपका भजन सुना है कभी? उन्हें सुनाया आपने? मुख्यमंत्री जी ने? हाँ जी। हाँ, 1-2 मंच पे गाया हूँ। अच्छा जी जी। और रमन सिंह जी ने सुना है? हाँ, रमन सिंह जी ने भी सुना है। उन्होंने भी सुना है, सबने सुना है। अपना खेल अलंकरण समारोह में पहले बार इसको मैं गाया था, तो वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी, स्पीकर साहब, सभी मंत्री थे। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए मंत्री जी के लिए, जोरदार तालियां। मतलब अपने विभाग की जिम्मेदारी संभालने के साथ साथ ये जो भजन आपने सुर में गा दिया, मजा आ गया, मतलब सुन के बहुत अच्छा लगा। अच्छा मुझे बताइए सर, अगर आप राजनीति में नहीं होते, आपके पास आ रही हूँ सर, आप राजनीति में नहीं होते तो आप क्या करते? मैं देखिए समाज सेवा के क्षेत्र में ही काम करते रहा हूँ। मैं राम कथा, भागवत कथा, श्री महापुराण कथा और जितने बड़े बड़े धार्मिक आयोजन थे ये मेरे एजेंडा में शामिल था। मैं लोगों को धर्म, संस्कृति और संस्कार से जोड़ने का काम करता था और युवाओं को और हाई स्कूल और कॉलेज में जा करके मैं स्पीच देता था। मेरा प्रयास था कि हम रामायण और भागवत से बहुत सारी चीजें सीख करके हम अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हैं, एक अच्छे राह पे चल सकते हैं। तो मेरा काम यही था और आगे भी यही रहता। अच्छा, एक योजना थी राजीव युवा मितान योजना, जिसे कांग्रेस की सरकार ने शुरू किया था और उनका ये दावा था कि इससे युवाओं का उत्थान होगा। आपने उस योजना को बंद करा दिया। देखिए, उनकी बजट बहुत बड़ा था, 130 करोड़ की योजना थी राजीव युवा मितान क्लब। उन्होंने उस पे कहीं भी कुछ काम नहीं किया। उन्होंने अपना इतनी सारी क्लब बना दिया और क्लबों को किस्तों में उन्होंने पैसा दिया और उस पैसे का उपयोग न कुछ भी नहीं हुआ, युवाओं के लिए कुछ भी नहीं हुआ। जब हम आए तो उसको तुरंत समाप्त किए और उसका हमने ऑडिट करवाया और ऑडिट में 90 करोड़ रुपए का ऑडिट का उनका आया हिसाब, करीब 16 करोड़ रुपया जिसमें भ्रष्टाचार हुआ था वो पैसे को हम वापस मंगवाए। अभी 2-4 जिले का बचा है ऑडिट, 25 करोड़ रुपया अभी पेंडिंग में है। तो उन्होंने खेल के लिए कुछ भी नहीं किया। हमारी सरकार आने के बाद माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमने युवाओं के लिए बड़े बड़े काम किए हैं। और एक खुशखबरी बता रहा हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ के युवा जो कई क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, कला के, साहित्य में, उद्योग में, व्यापार में, कृषि में, जितने भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो विधा हासिल किए हैं, उसके लिए हमने छत्तीसगढ़ राज्य खेल युवा रत्न पुरस्कार की घोषणा किए हैं। और इनको भी हमारी कोशिश है कि 29
नहीं 29 को नहीं रखेंगे, खेल है, मतलब दूसरे डेट पे रख के उनको योजनाएं सम्मान। बना दी हैं और पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। बस छत्तीसगढ़ में वो पुरस्कार लेने वाले युवा होने चाहिए, काम करें और सरकार जी, तैयार जी। है पूरे तरीके जी, से। जी। क्या बात है सर। श्याम बिहारी जी, जब आपने स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी संभाली उस समय आपके सामने क्या चुनौतियां थी, किस हालत में थी प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था? देखिए, मैंने शुरू में ही बताया कि वाकई में जब मैं संभाला तो मुझे लगा कि स्वास्थ्य विभाग ही वेंटिलेटर में है। शुरू में तो कुछ समझ में नहीं आया, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट। जब मैं पूरे बस्तर से लेकर सरगुजा तक का दौरा किया और लगभग सभी जिले में गया, तो एक मेन चीज जो समझ में आई कि जो चिकित्सक हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। सर मैं माफी के साथ रोक रही हूं, हमारे बीच डॉक्टर रमन सिंह पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियां प्लीज, जोरदार तालियां। 15 साल तक जिन्होंने प्रदेश की कमान संभाली और अब वर्तमान में विधानसभा स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह हमारे बीच मौजूद हैं। जी सर, पूरी कीजिए अपनी बात। तो जैसा मैं बता रहा था कि जब विभाग संभाला तो विभाग वैसे भी बहुत जिम्मेदारी वाला विभाग है और पहली बार मंत्री भी बना, तो मेरे को लगा कि पहले पूरे प्रदेश का दौरा करना चाहिए। और पूरे प्रदेश के दौरा करने के बाद एक चीज समझ में आए कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, डॉक्टर्स भी हैं, सब कुछ है, लेकिन लोगों का भरोसा नहीं है सरकारी हॉस्पिटलों के ऊपर। क्योंकि अभी आए हैं हमारे छत्तीसगढ़ के विकास पुरुष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, उनके समय में बस्तर क्षेत्र में भी जो लोग वहां नक्सलवाद के नाम से लोग जाना जाता था वो क्षेत्र, वहां भी ऐसे ऐसे हॉस्पिटल्स बनवाए हैं कि आज भी वो उदाहरण है, समझ में नहीं आता कि उतना कैसे बना होगा पहले उस समय। लेकिन पूरे प्रदेश में हालत ये था कि भ्रष्टाचार और हेल्थ डिपार्टमेंट जो महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, इसमें अगर करप्शन हो, गड़बड़ी हो, तो आप सोच सकते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले उसको ठीक करने का काम किया, जितने भी गड़बड़ी थे, भ्रष्टाचार थे, सबकी जांच कराई। और जहां जहां कहीं पता चला कि डॉक्टर 30 हैं, कहीं डॉक्टर 3 नहीं है, तो उन क्षेत्रों में हमने प्रयास किया कि जो दूरस्थ वनांचल क्षेत्र हैं जी, उनमें प्राथमिकता से डॉक्टर भेजें। चलिए, दवाइयां 1.5 साल में आपने बताया आपने इतने काम किए, अभी तो और 3 साढ़े 3 साल का समय आपके पास है, सरकार के पास है, और उम्मीद करते हैं कि और ज्यादा बेहतरी आप इस विभाग में करेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 18 के इस मंच पर बहुत जुड़ने बहुत के लिए, धन्यवाद। अपने समय के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू।